हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए और देश को जैसे पहले राजा चलाते थे वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। हम जनशक्ति की बात करते हैं, लोक शक्ति की बात करते हैं। आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए। आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी, उनकी पार्टनरशिप थी अंग्रेजों के साथ। मैं नीतीश कुमार और ललन सिंह 48 साल से साथ, 48 ईयर, तो हम मिले नहीं दूसरे। अब हम जा रहे नीतीश जी के पास, हमारा इस्तीफा हो जाएगा। नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। एक बीजेपी का एमपी मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था। छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है राहुल जी आपसे बात करनी है। संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया वो भी खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार का जाना तय है, मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। आरजेडी का ही मुख्यमंत्री मिलेगा, तब आनंद आएगा जंगल राज 2 में। तो नागपुर में राहुल, दिल्ली में नीतीश, 24 की क्या है तस्वीर? लड़ाई बड़ी है और चुनौती उससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि सामने मोदी की गारंटी खड़ी है। मतदाता कांग्रेस के वादे, दावे और एजेंडे पर जल्दी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस भी अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, लेकिन यह हकीकत है कि पार्टी की ताकत अकेले चुनाव लड़ने की फिलहाल नहीं है। गठबंधन शायद मजबूरी है और उस मजबूरी में सीट समझौते की चुनौती भी जरूरी है। नागपुर में महारैली के बाद 29 दिसंबर यानी कि कुछ ही घंटों के बाद महाराष्ट्र के सहयोगियों के साथ सीट समझौते यानी कि सीट शेयरिंग पर बात होगी। लेकिन उससे पहले 23 सीटों पर दावा ठोकने वाले उद्धव गुट को कांग्रेस ने एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वहीं इंडिया गठबंधन के सूत्रधार माननीय श्री सुशासन बाबू नीतीश कुमार की पार्टी में लग रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। यानी एक तरफ नागपुर में कांग्रेस और दूसरी तरफ दिल्ली में नीतीश। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में राहुल गांधी ने कहा है तैयार हम, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस तैयार है? सवाल अपने आप में बड़ा है। कांग्रेस ही नहीं, इंडिया गठबंधन की बात कीजिए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बीजेपी अपनी रणनीति का ताना बाना बुन रही है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम से आगे नहीं बढ़ पाया। वैसे राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण बातें इस दौरान कही। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी में गुलामी और हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। 10 बातें राहुल गांधी ने अपने महत्वपूर्ण भाषण के दौरान जो कही हैं वही हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी में गुलामी है और हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। इंडिया और एनडीए में विचारधारा की लड़ाई है। 2 हिंदुस्तान नहीं, एक हिंदुस्तान चाहिए, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कही हैं। उन्हीं बातों का हम जिक्र भी कर रहे हैं कि इंडिया और एनडीए में एक विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा के इतर राहुल गांधी ने 2 हिंदुस्तान का जिक्र एक बार फिर से किया कि 2 हिंदुस्तान नहीं, एक ही हिंदुस्तान चाहिए। और बीजेपी 2 हिंदुस्तान में देश को बांट रही है। कांग्रेस की सरकार आई तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, राहुल गांधी का दावा यह भी है।
पहले मोदी ओबीसी कहते थे, अब गरीब कहते हैं। यानी कटाक्ष भी इस दरमियान राहुल गांधी ने किए। महाराष्ट्र कांग्रेस की जमीन नागपुर से ही लड़ाई शुरू हुई और आरएसएस को संविधान के खिलाफ राहुल गांधी ने इस दरमियान एक बार फिर से बताया, कहा कि पहले तिरंगे को सैल्यूट नहीं करते थे, तिरंगा नहीं लहराते थे। साथ ही नफरत का बाजार और मोहब्बत की दुकान एक बार फिर से राहुल गांधी के शब्दों में साफ तौर पर आया। लेकिन यहां राहुल गांधी के इतर एक बड़ा सवाल और भी है। उस बड़े सवाल के इतर जेडीयू की बैठक, अटकलें, नीतीश के घर से आने वाली बैठक से पहले जो अटकलें हैं कि लल्लन सिंह इस्तीफा देंगे, नीतीश फिर से अध्यक्ष बनेंगे, जेडीयू टूट जाएगी, इसका जिक्र भी किया जा रहा है। यह देखिए, लल्लन सिंह इस्तीफा देंगे, बैठक से पहले की अटकलों का हम जिक्र कर रहे हैं। और अटकलें यह भी लगी कि नीतीश फिर से अध्यक्ष बन जाएंगे। वैसे इन अटकलों में कितना दम है वो एक अलग विषय है। जेडीयू टूट जाएगी इस बात का भी जिक्र किया गया, लेकिन ये अटकलें हैं। और इन्हीं अटकलों के बीच अटकलों में एक अटकल और भी जुड़ी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे। कहानी में ट्विस्ट यह भी आएगा जो दावा किया गया कि उपेंद्र कुशवाहा फिर जेडीयू में जाएंगे। अब ये अटकलें हैं, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लालू और नीतीश ये तय कर चुके हैं कि 24 का चुनाव फिलहाल साथ ही लड़ेंगे और नीतीश कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में रहकर सियासी निशाने साधे जाएं। लेकिन जो नीतीश नाराज हैं ये तो बात साफ है। अब उसकी वजह भी क्या है वो भी समझिए। नीतीश इसलिए नाराज हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद उन्हें चाहिए था लेकिन नहीं मिला। बोला नहीं उन्होंने, लेकिन कुछ बातें मौन रहकर भी की जाती हैं और मौन रहकर सियासी संदेश देना नीतीश कुमार को बखूबी आता है। नीतीश कुमार इंडिया के पीएम पद के चेहरे के तौर पर नाम प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। लालू तेजस्वी से लल्लन सिंह की नजदीकियां यह भी एक नाराजगी की वजह बताई जा रही है। तो बहुत कुछ है, लेकिन इसके इतर एक बड़ा दिलचस्प पहलू यह भी है कि बीजेपी जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन अपना रोड मैप तैयार नहीं कर पा रहा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का मिशन 24 धरातल पर दिखाई दे रहा है। कैसे? विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लाभार्थियों से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट, ताकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जीत की हैट्रिक लगा पाए। अब यात्रा का कार्यक्रम क्या है और कार्यक्रम में रूपरेखा क्या है वो भी समझिए। 2500 वैन तैनात की गई हैं और करीब 65,000 विकसित भारत हेल्थ कैंप, और पंचायतें कितनी? 2-2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य है। और इसके जरिए बीजेपी की कोशिश यह है कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उससे वोट प्रतिशत जो आया था 10% ज्यादा आए, यह टारगेट है। यानी बीजेपी अपना रोड मैप क्लियर कर चुकी है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में असमंजस है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आपको सुनाते हैं नागपुर में कैसे गरजे राहुल गांधी और फिर उसके बाद जेडीयू के भीतर की अटकलें और टेंशन। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, इस पैनल का हिस्सा होंगे। लेकिन पहले जरा ये बयान सुनिए। हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए और देश को जैसे पहले राजा चलाते थे वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। हम जनशक्ति की बात करते हैं, लोक शक्ति की बात करते हैं। आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए। आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी। राजाओं महाराजाओं की अंग्रेजों की पार्टनरशिप थी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। किसके लिए लड़ी थी? गरीब जनता के लिए लड़ी थी। पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं।
और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया, वो भी खत्म हो जाएगा। अरे भाई, क्या आजादी 2014 में ही मिली है? क्या मोदी आने के बाद आपको आजादी मिली है? मोदी आने के बाद ही आपके स्कूल खुल गए हैं। मोदी आने के बाद भी रेल चल रहा है। मोदी आने के बाद भी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। अरे मोदी, ये तो सब मिलने के बाद वो आज उस गति पे बैठे हैं। मुझे लगता है कि उनकी थीम थी है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है। और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू का भी जिक्र कर रहे थे हम। जेडीयू के घर से भी अटकलों का बाजार गर्म है कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन क्या कुछ होने वाला है उस पर भी कुछ राजनीतिक बयान है, वो भी जल्दी से सुनिए और फिर 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर होंगे। पहले ये बयान सुन लीजिए। परिषद की बैठक के बाद आप लोग को बता दें। सर और कुछ क्या बातें हुई है? सर और कुछ क्या बातें हुई है? लेकर जो सर बात थी, क्या को तो मैंने सुबह कहा है कि जब हमको इस्तीफा देना होगा आप लोगों को बुला लेंगे, आप लोगों से परामर्श ले लेंगे और इस्तीफा का ड्राफ्ट भी जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बना के आप लोग लाइएगा उसको देख लेंगे। सब देखिए, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। तो स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। तो आप ही छिड़ा रहे हो ना चर्चा। नहीं सर, ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। सर खुद सीएम जाकर पटना में उनके आवास पर मुलाकात किए थे, उसके बाद ये मायने निकलने लगे कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देंगे। मैं नीतीश कुमार और ललन सिंह 48 साल से साथ हैं, 48 ईयर्स। तो हम मिले ना एक दूसरे से। अब हम जा रहे हैं नीतीश जी के पास, हमारा इस्तीफा हो जाएगा। तो नागपुर में राहुल और दिल्ली में नीतीश, क्या है 24 की तस्वीर। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जी बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। प्रतिभा जी हमारे साथ हैं, जेडीयू का चेहरा है। और साथ ही साथ डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले बिहारी बाबू आपके साथ करना चाहूंगा। डॉक्टर धनोज, कैसे हैं आप? अच्छा हूं, और आप कैसे हैं? बिहारी बाबू, चल क्या रहा है बिहार में? बहुत कुछ चल रहा है। ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं, अटकलों में कुछ दम है या फिर सिर्फ अफवाहें? बिल्कुल राजनीतिक अटकलों में दम होता है। वो नेता झूठे होते जो इस दम को बेदम बोलते हैं। लेकिन 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। कोई गिरकर गिराने में राजी है, कोई गिरकर गिराने में राजी है, और जो गिरकर संभल जाए वही जीतता सियासत की बाजी है। अब संभलना और संभल कर बातें करना बिहार के नेताओं में दम नहीं रहा। क्योंकि बिहार के नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ललन सिंह हो, चाहे केसी त्यागी जो उत्तर प्रदेश से है, उनको प्रधानमंत्री बना रखे हैं। क्योंकि बिहार के लोग इस बात को जान चुका है। अभी बिहार में 2-3 हवाएं तेज चल रही है। आपको भी पता होगा कि अभी एक युवा बाहर निकला जेल से, जिसपे एनएसए लगा हुआ था। किसने लगवाया था? वो भी चर्चा का विषय। बिहार का युवा जो है बिल्कुल एक ही नारा दे रहा है, वो नारा इन लोगों को गले में नहीं पच रहा है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने या कुछ भी बने, वो बिहार के लोग जो 40 सीट है 2019 में, आपको पता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा था।
और गठबंधन में थे। नहीं नहीं, 17 ये सीट सियासी खिचड़ी की बात बताइए जिसकी महक हाँ, बाहर आ रही है। मैं उसी पर हाँ, मेरा ध्यान। आपको टेस्टी लगे, खिचड़ी टेस्टी लगेगा आपको। हाँ बना हुआ खिचड़ी का स्वाद तो बता रहा हूँ मैं आपको कि 17 सीट जदयू जीता, 16 सीट 17 बीजेपी, 16 जदयू जीता था। अब जो उस सहारे जीता हुआ सांसद है, हाँ वो भला नीतीश कुमार को कैसे पसंद करेगा? क्योंकि उनको पता है 2024 में चुनाव में जाना है। और यही नीतीश कुमार जी है, कहते थे लालू यादव जी वैसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा को सांड देख लेता। नहीं, कहा तो बहुत कुछ गया ना। आपको मालूम है राजनीति में ये सब शब्द बाण चलते रहते हैं। यानी आप ये कह रहे हो कि ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो लगभग तय है कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा। देखिए, ये तो कल ही पता चल जाएगा जो बयान आ रहा है। हाँ। इस्तीफा हो या ना हो, ये तो जदयू का मैटर है। जो अफवाह है राजनीतिक, देखिए मीडिया के लोग, उनको सूत्र होते हैं, उनको अंदर के लोग ही बताते हैं। चाहे वो ललन सिंह के घर के लोग हो, ठीक है, ललन सिंह के चाहे PR देखने वाले हो। ये प्रतिभा जी, ये डॉक्टर धनोज कह रहे हैं जेडीयू टूट जाएगी। अब ये कहाँ से बात निकल कर आ रही है कि जेडीयू टूट जाएगी, ये मेरी समझ से ऊपर की बात है। तिलक जी, ललन सिंह का इस्तीफा होगा कि नहीं? में कुछ हो रहा है? नहीं, आप बोल दीजिए प्रतिभा जी, मैं अभी ब्रेकिंग चलवा देता हूँ कि ललन सिंह का इस्तीफा नहीं होगा। नहीं तिलक जी, आप कल तक इंतजार कर लीजिए ना। नहीं तो आप ठोक बजाकर बोलिए ना, ये खबरें झूठी हैं। बोल दीजिए ललन सिंह का इस्तीफा किसी हाल में नहीं होगा। प्रतिभा जी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज प्रतिभा जी को कनेक्ट करिए प्लीज। संजीव जी, आज तो नागपुर में खूब गरजे, बरसे भी, लेकिन ये आप लोगों ने कहा था 31 तारीख तक सब कुछ तय हो जाएगा। 28 गुजर गई सर, ये 31 आने वाली है और 545 सीट तय हो गया सब कुछ। तिलक जी, अगर पार्टी के नेताओं ने कहा था कि 31 दिसंबर तक सब कुछ तय होगा, तो तय वक्त के अंदर सब कुछ तय हो जाएगा। अच्छा, अभी इंतजार है। हाँ, तो अभी 2 दिन है, तो 2 दिन का वक्त दीजिए। अच्छा, 2 दिन में 545 का फॉर्मूला सुलझा लोगे? देखिए, पहले भी इस बात को लेकर के कई बैठकें हो चुकी हैं। हाँ। तो ये नहीं है कि 2 दिन के अंदर ये सारा का सारा फॉर्मूला सेट हो जाएगा। ठीक है, संयोजक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑलरेडी सारे दलों की बनी हुई है, जिसमें तकरीबन 13 मेंबर है। तो वो सारे के सारे मेंबर्स मिलकर के एक निर्णय पर निकलेंगे और किसको कितनी सीटें एलोकेट करनी, उस बात के ऊपर लेकर के भी निर्णय आ जाएगा। अच्छा, तो कुछ दिनों के अंदर सारी के सारी स्टैंड और सारे के सारी स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगी। तो थोड़े दिनों का इंतजार आपको भी करना पड़ेगा। तो सीट बंटवारे का फॉर्मूला आप ये कह रहे निकल जाएगा। वो जो आपका कॉमन प्रोग्राम बनना था वो बन गया? देखिए तिलक जी, मैंने आपको वही बोला, कॉमन प्रोग्राम जो है वो उसी एजेंडा का पार्ट है। अच्छा, उसको लेकर के कई सारी बैठकें हो जो समन्वयक की नियुक्ति होनी थी वो हो गई। ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहले ही गठन हो चुका था। उसके बाद अगर कुछ नई कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी होंगी, कुछ मेंबर को ऐड करना होगा या कुछ मेंबर को बाहर करना होगा, तो वो आने वाले समय के अंदर डिसाइड कर लिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब अप्रैल के बाद आराम से करेंगे आप? अप्रैल के बाद मैंने नहीं कहा आपको, कुछ दिनों की बात नहीं है, मैंने कुछ महीनों की बात नहीं करी। अच्छा, मुझे लगा कि शायद क्योंकि आप लोग पिछले जून जुलाई से तैयारी तो कर रहे थे और प्रभु राम की कृपा से जनवरी भी आ गया, तो तभी मैं पूछ रहा था आपसे कि शायद मार्च अप्रैल के बाद कुछ कार्यक्रम तय हो, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये आपके सहयोगी दल ही कह रहे हैं। नहीं, मैं भी आपको वही चीज बोल रहा हूँ कि पार्टी जब अलायंस के साथ चलती है तो बहुत सारी चीजों के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। हर अलायंस की अपनी अपनी कुछ बातें होती हैं, उन बातों के ऊपर आकर के कॉमन एजेंडा सेट किया जाता है। तो आने वाले समय के अंदर कुछ दिनों के अंदर कॉमन एजेंडा भी सेट हो जाएगा और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाना है वो भी गठन कर दिया जाएगा। तो थोड़े दिनों का इंतजार कीजिए, सारी की सारी स्थिति क्लियर कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अप्रैल तक इंतजार करने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अश्वनी शाही जी, की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही दिनों के अंदर। नहीं सर, आप पिछले 5-6 महीनों से यही बात कह रहे थे ना, तो कोई बात नहीं। अश्वनी शाही जी, जी आप लोगों को खूब मजा आ रहा होगा किस बात में? ये विपक्ष का हाल देख के। देश को मजा आ रहा है।
देश को मजा आ रहा है जी। तो ये जो गठबंधन की खिचड़ी पक रही है, लगता है आपको पक पाएगी? और सुनने में आया है कि नीतीश बाबू फिर से वापसी करने जा रहे हैं। कौन सा गठबंधन? वो जो INDIA है। अच्छा, इंडी अलायंस की बात आप कर रहे हैं? हाँ, हमने भी सुना है कोई इंडी अलायंस है जिसका अभी तक न ध्वज तय हो पाया, न उनके संयोजक तय हो पाए, न उनका नेता तय हो पाया। नियत जो है जनता देख ही रही है। आने वाले दिनों में बाकी सब चीजें दिख जाएंगी। हमको अपने मेहनत पर भरोसा है। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्षों तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। अच्छा शाही जी, ये जो नीतीश बाबू के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, ये सच है या फिर अफवाहें? अब ये तो देखिए, सूत्र आप लोगों के बहुत तगड़े होते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग तो कभी तिल का ताड़ बना देते हैं, ताड़ का तिल भी बना देते हैं, तो ऐसा होता है। बहुत सी चीजें जो है चलती हैं। अच्छा, ये मीडिया ने तिल का ताड़ बना दिया। अब किसी राजनीतिक दल का तो हमको तो नहीं लग रहा है कि बयान, भाजपा का कोई बयान आया हो तो बता दीजिए। अब ये जेडीयू वाले कह रहे हैं कि भैया ये बीजेपी स्क्रिप्ट लिख रही है और पत्रकार उसमें सहयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि भैया ये सहयोग आप कर रहे हैं। सर समझ में नहीं आ रहा, कंधा हमारा ही इस्तेमाल हो रहा है दोनों तरफ से। पत्रकार देखिए, अब संवैधानिक रूप से आप चौथे स्तंभ नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं ना आपको चौथा स्तंभ। तो कंधा तो भाई, अब एक स्तंभ पर कंधा तो पूरे देश टिका हुआ है। आपके ऊपर तो मतलब इस्तेमाल कहाँ करना है? मतलब कंधा हमारा इस्तेमाल होगा, है ना। लेकिन कोई बात नहीं शाही जी, एक बात आप कम से कम ये तो कह सकते हो, किसी भी हाल में नीतीश बाबू की एंट्री नहीं होगी बीजेपी एनडीए में। अब अभी तक तो ऐसी कोई हमको सूचना नहीं है कि नीतीश बाबू आना चाहते हैं। नहीं, सूचना किसी को नहीं होती नीतीश बाबू आएंगे, वो तो जेडीयू को भी नहीं मालूम होगा। तो ये तो देखिए, अब नीतीश बाबू का है कि कहाँ जाएंगे। अब भाजपा विचार करेगी कि उनको लेना है, नहीं नीतीश बाबू धोखेबाज है कि नहीं? नीतीश बाबू ने तो देखिए, धोखेबाज हम क्यों कहें? ये राजनीति में अच्छा नहीं, मैं वही पूछता हूँ। देखिए, राजनीति है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। कहीं कोई किसी का समर्थन कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है, उस पर वो उसका अधिकार है। अच्छा, नीतीश बाबू कैसे नेता है? हमको उनकी जरूरत है कि नहीं है? नीतीश बाबू एक अच्छे चरित्र के नेता हैं, हम अभी भी कह रहे हैं। अच्छा, अच्छे चरित्र के नेता हैं। बस गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। मामला ये है, पलटू राम उनके भतीजे ने कहा, जो भतीजा आज उनके साथ है। हमने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इस बार बदलेंगे? अब ये वो जाने और आप जाने। नहीं, हम कैसे जाने सर? वो तो आप जानेंगे तभी तो गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। हम कैसे जाने? देखिए, अब तेज प्रताप जी जो मंत्री हैं, उनके साथ सहयोगी वो कहते हैं कि पलटू चाचा, नाम उन्होंने ही दिया था, हमने तो दिया नहीं है। और चौथे स्तंभ है, पूरे हिंदुस्तान का भार आपके ऊपर संवैधानिक रूप से नहीं है, लेकिन है, जनता ने रखा हुआ है। नहीं, संवैधानिक रूप से तो कुछ भी नहीं होता सर। कई बार बहुत सारी चीजें जो संवैधानिक रूप से नहीं होती, जो हो जाती हैं। मैं एक बात तो मैं कह रहा हूँ, सूत्र आपके मजबूत हैं। नहीं, सूत्र तो शाही जी, सूत्र तो आप लोगों के घर के अंदर से ही आते हैं ना। अब हमें आकाशवाणी तो होती नहीं कि प्रभु ने बताया और हमने बता दिया। तो आपका सहयोग कोर्ट भी कर दिया है कि सूत्र कोई पूछ ही नहीं सकता है आपसे। शाही जी, मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात घुमा रहे हैं। मैंने पूछा कि नीतीश कुमार कबूल है कि नहीं। तब अब ये नीतीश कुमार जाने कि वो आ रहे हैं कि विलय कर रहे हैं कि जनता दल ही चलाएंगे, अब ये तो वो जाने ना कि भाई बैठक हो रही है, वो जाने। नहीं तो आपको ये कहने में क्या दिक्कत है कि किसी भी हाल में वो हम उनको साथ नहीं लेंगे? नहीं, हम क्यों अभी साथ? हम कहीं कोई हमारे किसी नेता ने कहा है क्या? राष्ट्रीय नेता ने या बिहार के प्रदेश के नेताओं ने किसी ने कहा है क्या कि तो हम बाबू को ले रहे हैं? अमित शाह जी तो बोल चुके हैं ना। क्या बोल चुके हैं? कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार को नहीं लेंगे हम। तो बोल चुके हैं, तो फिर मैं अमित शाह जी के आगे कौन सा बड़ा जो है सुर रमखा हूँ? वो हमारे बड़े नेता हैं। वो नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। प्रतिभा जी, जब वो लेना नहीं चाह रहे तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, हम नीतीश बाबू को नहीं, ठीक है, वो गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, कोई बात नहीं। मतलब एक नेता से पूरा देश घबराया हुआ है, ये तो दिख रहा है तिलक जी। हाँ, मोदी जी से ना, ये कहते हैं हम इंटरनेशनल पार्टी है, एक नेता के नाम से घबराए हुए हैं। ये तो यहीं से इनकी घबराहट दिख जाती है। ये बाँ फैलाए खड़े हैं। तो आप लोग भी तो एक ही नेता से घबराए हुए हो। अबे पूरी सीटें मिल जाएंगी। प्रतिभा जी, हमारे नेता इतने बड़े महागठबंधन के सूत्रधार हैं, वो इनसे मिलने जा रहे हैं। वाह रे वाह, क्या बात है। इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। प्रतिभा जी,
भयभीत चेहरा इनका दिख रहा है। प्रतिभा जी, ये डॉक्टर धनोज बता रहे थे कि नीतीश कुमार जब फैसला लेते हैं तो दाएं हाथ को नहीं मालूम होता कि बायां हाथ क्या करने वाला है, ऐसा है कुछ? नहीं तो एक अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है, क्यों मालूम होगा किसी को? तो फिर आपको कैसे मालूम कि वो कुछ नहीं हो रहा? नहीं, ये जो कह रहे हैं कि हम लेंगे कि नहीं लेंगे, हाँ। हमारे नेता तय करेंगे। अरे हाँ। भाई, हमारे नेता जा कहाँ रहे हैं? आप लाख डोरे डाल रहे हैं। हम मजबूत महागठबंधन, शायद ही डोरे डाल रहे हो क्या नीतीश जी पे? हमारे नेता कहीं जाने वाले नहीं है, बल्कि आपसे लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, आपको पटगनी देने के लिए खड़े हैं। देश की जनता के जो हालात है आज, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो आपने 5 केजी अनाज दे करके लोगों को रोजगार नहीं दिया, ठगने का काम किया है, उसके खिलाफ हमारे नेता आवाज निकले हैं देश में। अब लोगों को रोजगार मुहैया करवाने बिहार रोल मॉडल बनाए पूरे संयोजक तो बनाया नहीं आपके नेता को, घबराए हुए हैं और आप कह रहे हैं यहाँ निकले हैं देश में अलग जगह ने। अरे संयोजक तो बनाया नहीं उस इंडिया अलायंस वालों ने, क्या आप ही कह रही हैं? प्रतिभा जी, आपको संयोजक तो बनाया नहीं, पूछता कोई है नहीं। आप इंतजार तो कर लीजिए ना। देखिए खड़गे साहब को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और आप भी जो है यहाँ भाषण दे रही है, बताइए। आप थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए, तो क्या प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे क्या? नहीं, आप इंतजार तो हम कर ही रहे हैं। हमारे नेता ने आज तक नहीं कहा, आप सुन लीजिए, आप हमारे नेता ने आज तक नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं, मैं उसके दावेदारी करता हूं, बल्कि हमारे नेता ने ये कहा कि वर्तमान में जो संविधान को खतरा है, जो लोकतंत्र को खतरा है, हम उसको बचाने के लिए एक मजबूत महागठबंधन देश के अंदर बनाने का इन्होंने काम किया। हमारे नेता ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ। ये तो कोई नहीं पूछ रहा है, आपको डर है, आप बताइए। तो आप डर रहे हैं ना, हमारे नेता ने कभी नहीं कहा। और आपको पूछ ही नहीं रहा कोई उसमें, उसके बाद भी आप देखिए इतना गठबंधन किए जा रही हैं। कोई नहीं पूछ रहा है, ये तो आपको लग रहा है ना, जिसने 28 जहाज और हेलीकॉप्टर लेके उड़ीसा से लेके महाराष्ट्र तक वही तो गए थे। कुछ नहीं रहा, ये तो आप ही जान रहे हैं कि कौन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा है। आपसे देखिए, तिलक जी यही चाहते हैं कि हम और आप लड़ें, इनकी तो तिलक जी भिड़ा देते हैं। अब आप जो है लगी ताकत है, लेकिन आपके नहीं शाहिद जी, मैं क्यों लड़वाऊंगा आपको? शाहिद जी, मैं क्यों लड़वाऊंगा आपको? आप आज लग रहा है कुछ नाराज है हमसे। अरे प्रभु, शाहिद जी नाराज है, लग रहा है कि हर बात पे जो है। नहीं, राहुल जी क्या भाषण दे रहे थे नागपुर में, वो कुछ आपने बताया नहीं। राहुल जी कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शिक्षकों की नियुक्ति हुई नहीं, मैं अच्छा राहुल गांधी पर वो कह रहे हैं, ये संजीव जी, अच्छा एक मिनट संजीव जी, राहुल गांधी वाले मसले पर वो कह रहे हैं राहुल गांधी के टॉपिक पर आओ ना, अभी नीतीश जी को छोड़ दो। अभी कुछ तय नहीं है, कुछ चल रहा है लेकिन क्या चल रहा है ये साफ नहीं है, इसलिए नीतीश जी को अभी थोड़ा पिक्चर से बाहर रखो। लेकिन संजीव जी एक बात बताइए, राहुल गांधी कह रहे थे कि एनडीए और इंडिया के बीच विचारधारा की लड़ाई है, ये आप लोगों की विचारधारा क्या है, जरा एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि हिंदू मुसलमान किया जाए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा की जाए। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये है कि भारत के अंदर किसी भी धर्म को लेकर के किसी भी तरीके का जो सामंजस्य है वो बरकरार रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं किया जाना चाहिए, सभी धर्मों को साथ मिलकर के लड़ना। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, डिबेट तो नहीं छोड़ोगे पक्का? नहीं पक्का ना? हाँ ठीक। अब एक मिनट अब ये बताओ कि राम मंदिर के दर्शन करने में कौन सा हिंदू मुसलमान हो जाएगा? देखिए, किसने मना किया कि कांग्रेस पार्टी रामलला के दर्शन करने नहीं जा रही? पहले तो आप मुझे 22 तारीख को जा रहे हो तो ऐलान करो, मैं अभी बोलता हूँ यहाँ से, बोलिए ना। तो ऐलान दिग्विजय सिंह का बयान नहीं सुना आपने? शायद नहीं सुना मैंने तो वो वाला सुना था कि वो कह रहे थे कि राम काल्पनिक हैं। अब बताओ। दिग्विजय सिंह जी का बयान है कि सोनिया जी इस रामलला के दर्शन करने के लिए बहुत पॉजिटिव है और आने वाले समय के अंदर जब भी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, तो कांग्रेस पार्टी के जिन जिन लोगों को, नेताओं को इनविटेशन आएगा वो सब जाएंगे 22 तारीख को। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया। नहीं 22 तारीख को जाओगे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में? तिलक जी, वही तो बोल रहा हूँ कि जाएंगे, और कैसे बोलूं, मुझे बताइए। 22 तारीख को पक्का जाओगे? क्योंकि सुना नहीं किसी ने। अरे तिलक जी, मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे नेता का बयान आया है, उन्होंने बोला कि पार्टी इस बात को लेकर के बहुत पॉजिटिव है, आने वाले समय के अंदर इनविटेशन आया हुआ है, तो पार्टी के जितने भी नेताओं को इनविटेशन आया है वो सारे जाएंगे।
तो इस बात को पार्टी ने ये कहा है कि हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। पार्टी ने ये कहा है, आप वेणुगोपाल से बड़े तो नेता नहीं है ना, अब उन्होंने ये बोला कि हम स्टैंड क्लियर करेंगे, यानी कि राम मंदिर जाना है या नहीं जाना, आपको उसके लिए स्टैंड क्लियर करना है। आज तक तो गए नहीं गांधी परिवार का कोई सदस्य, आप कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम स्टैंड क्लियर करेंगे। उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपको राम मंदिर के ऊपर इन्विटेशन आया है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम बताएंगे। उन्होंने हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, बताएंगे मतलब स्टैंड क्लियर करेंगे ना। स्टैंड क्लियर करने को नहीं बोलेंगे, स्टैंड क्लियर कर, मेरा किसी भी धर्म को फॉलो करना मेरा फंडामेंटल राइट है, भारत के संविधान हाँ, तो सर करिए ना, दिक्कत क्या है, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, राम मंदिर को लेकर तो कोई स्टैंड होगा ना आपका। मैं कहते रहूँ और कैसे बोलूँ तिलक जी, आप मुझे बताइए ना। मैं बोलते रहूँ कि जाएंगे, अब और कैसे बोला जाए, आप मुझे बताइए। हाँ, शाहिद जी वो तो कह रहे हैं जाएंगे, मैंने तो कभी सुना नहीं वो कह रहे हैं जाएंगे, लेकिन इनके नेता कह रहे हैं कि हम क्लियर करेंगे, कब जाएंगे? जी देखिए, अब तो 22 जनवरी को जाएंगे ना सर। 22 जनवरी को जाएंगे, ठीक, ये कह रहे 22 जनवरी को पक्का जाएंगे। जी देखिए, आज तक सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी रामलला के दर्शन करने कभी नहीं गए हैं। हाँ, हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी से करके वापस आ गए हैं। तो अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ब्रह्मा जी के मंदिर में जाकर अपना गोत्र बताएंगे और महाकाल के मंदिर में दूसरा गोत्र बताएंगे, कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, वो मजबूरी है उनकी, क्योंकि वहां पर वो रामलला के दर्शन में नहीं जाएंगे। आज ही लिख लीजिए, क्योंकि अगर जाना, जिसको जाना है, देखिए किस तरीके से बोल रहा है कि हमको अगर न्योता आएगा तो हम जाएंगे, नहीं आएगा तो बाद में जाएंगे। लोग जा ही रहे हैं और सबको ये तो सारे सरकार ने एडवाइजरी क्यों जारी करी कि बिना इन्विटेशन के कोई नहीं आएगा? देखिए सरकार गलत जा रहे हैं, आप इस तरीके से एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि अगर कोई भी आएगा तो उसके खिलाफ कानून प्रक्रिया में संजीव जी एक मिनट में क्लियर कर देता हूं, तथ्य क्लियर होने चाहिए ना, हवा में बात नहीं भाई। ये फैसला ट्रस्ट का हो, पहली बात। और ट्रस्ट बनाया है कोर्ट के आदेश पर, 2 ट्रस्ट बने और वो ट्रस्ट तय कर रहा है कि किसको न्योता देना। कल तक तो आप कह रहे थे कि न्योता नहीं आया जी, हम तो नहीं जाएंगे, फूफा जी की शादी है, हम क्यों जाएं, जैसे फूफा जी नाराज हो गए। और आज आप कह रहे हो कि न्योता भेजने वाले ये कौन होते हैं? कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे। मैं पहले ही क्लियर कर दूं चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि रामलला का इन्विटेशन आएगा प्राण प्रतिष्ठा का। शाहिद जी ये कह रहे हैं मसला प्रभु राम का है। एक मिनट, आप पर बार बार आरोप लगते रहे हैं कि आप राम के नाम पर राजनीति करते हैं। प्लीज संजीव जी का चेक करिएगा, मसला शायद कट गया फोन। ये कहते रहे हैं कि आप प्रभु राम के नाम पर राजनीति करते हैं और अब इसे राजनीतिक इवेंट बनाकर आप लोगों की भावनाओं को कैश करना चाहते हैं, वोट में तब्दील करना चाहते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, इस देश में रामलला के लिए लड़ाई हमने लड़ी, हमारे एजेंडे में रामलला थे, हमने कभी छोड़ा नहीं, 4 सरकारें हमने कुर्बान करी। और आज अगर कोर्ट के आदेश से भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है तो जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। अब कांग्रेस कोई भी आरोप लगाती रहे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग तो उस दल के नेता हैं जिस यानी शाहिद जी मैंने मेरी बात पूरी होने दी। राम के नाम पर ही वोट मांगोगे ना? क्यों राम के नाम पर वोट मांगना क्या बुराई क्या है भाई, जरा बता दीजिए आप। नहीं, मैं तो पूछ रहा था बस आपसे। नहीं बुराई क्या है? नहीं तो राम के नाम पर ही तो वोट सर आप कह रहे थे ना विकास किया है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। आप कह रहे हो 500 वर्षों की लड़ाई हम हिंदुओं ने लड़ी और अब जाकर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा आह्लादित पूरा भारतवर्ष को होना चाहिए। तो जो फूफा है वो ना आह्लादित हो, लेकिन हम तो रहेंगे और गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, रामलला को हम लाए हैं। जनता देख रही है रामलला को लाए हैं, और क्या लड़ाई लड़े हैं, लेकर आए हैं, हम काल्पनिक थोड़े बताए हैं, हमने एफिडेविट थोड़े। तो राम के नाम पर वोट मांगोगे? तो क्या आपके नाम पर मांगे? नहीं मांगिए सर, राम के नाम पर मांगिए, किसने मना किया? लड़ाई हम उनके नाम पर लड़ेंगे तो आस्था बताएंगे ना हम देश को कि किसने क्या किया है, किसने उसको अटकाने भटकाने और लटकाने का काम किया है और किसने उसमें शहादत देने का काम किया है। नहीं, ये लड़ाई तो सैकड़ों साल पुरानी और बीजेपी तो बनी 90 में। हमने हमारे एजेंडे में था या नहीं था राम मंदिर? हाँ, लेकिन हमारे एजेंडे में आपके घोषणा पत्र में नीचे चला गया था बाद में। नहीं था या नहीं था, नीचे ऊपर की बात नहीं है, था या नहीं था।
370 था, 3 तलाक था, ये था, राम मंदिर था, हमने सब पूरा किया। एक अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। प्रतिभा जी वो कह रहे हैं कि हाँ हम राम के नाम पर वोट मांगेंगे क्योंकि राम को हम लेकर आए हैं। जनता देगी, हमको मांगना नहीं है कि राम जी को इन्होंने बांध करके रख दिया है, मतलब राम का स्वरूप अपने सामने इन्होंने छोटा कर दिया है। राम जी के नाम पर वोट मांगेंगे, अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा। अरे भाई राम जी सबके हैं और राम जी को कोई बांध कर नहीं रख सकता है। लड़ाई हम लड़ें आस्था और के मजा आप मारेंगी, ये कौन सी बात है? मजा मारेगा हाजी मियां, मार खा जो है अब्दुल, सबकी राम में आस्था है, सबकी भगवान में आस्था है। सिर्फ आप ही नहीं उनके भक्त हैं, हम भक्त हैं बोल। अरे भक्त हैं तो आइए ना, क्यों वृंदा करात आपके इंडिया अलायंस की कहती है हम नहीं जाएंगे, प्रकाश करा वो कहते हैं, सीताराम येचुरी कहते हैं कि हम नहीं आएंगे, बाकी लोगों को विचार करना पड़ता है। नीतीश जी कितनी बार गए आस्था के प्रतीक है आप लोग? एक बार गए हो बता दीजिए। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश जी कितनी बार वहाँ गए? तो आपके नाम पर मुझे वोट मिलना चाहिए, राम लला करते हैं। अरे और लड़ेगा, जनता देख रही है, राम जी देख रहे हैं कि किसको कहाँ डालना है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देंगे, फेंकना है, राम जी का मंदिर बनवा दिए, उसके नाम पर इन्हें सत्ता में बने रहना है। बाबा हमने मंदिर में आपको बिठाया, आप मुझे गद्दी पर बिठा दो, बस यही इनका एजेंडा है। अरे भाई तो आप ही तो अल्लाह का वो कराती है ना, वो रोजा अफ्तारी करते हैं ना आप दोनों चचा भतीजा, तो अल्लाह अल्लाह कहा करते हैं आप लोग भाई, हम तो राम राम करेंगे और करते रहेंगे, लोग हैं आप अल्लाह अल्लाह करते रहिए। चलिए कोई बात नहीं प्रतिभा जी एक मिनट अश्विनी शाही जी, अश्विनी जी एक मिनट, प्रतिभा जी आप ऑडियो नीचे, आप डॉक्टर धनोज क्यों? प्रतिभा जी नाराज मत होइए ना, वो कह रहे हैं हम राम के नाम पर वोट मांगेंगे, आप अल्लाह के नाम पे मांग लेना, जनता को जिसको ज्यादा देना होगा वो जितवा देगी। इन्हें मांगना है ना राम के नाम पर, इन्होंने मंदिर बनवाई है ना, और राम जी को कह रहे हैं कि भाई हमने आपके लिए मंदिर बनवाई, आप हमें वोट देके गद्दी दिला दो, ये इनका एजेंडा है ना। हमारा तो विकास है। एक मिनट डॉक्टर धनोज ये स्थिति वो नहीं होगी कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है? आप पहले बोल रहे थे कि न्योता नहीं आया, न्योता नहीं आया, न्योता नहीं आया, अब जब न्योता आ गया मिठाई के डब्बे के साथ तो अब कह रहे हैं कि हम स्टैंड क्लियर करेंगे, बताएंगे तब जब बरसात होगी तभी छाता खोलेंगे। देखिए तिलक चावला जी, अगर आपका इजाजत हो तो एक चौपाई में बोलना चाहता हूँ। जी सर। उसमें आपको पता चलेगा कि मैं ये चौपाई क्यों बोल रहा हूँ। ये बात अलग है कि कौन क्या मांग रहा है। मुनि कहू राम दंडवत किन्हा, आशीर्वादु विप्रवर दिन्हा, देखी राम छवि बचन जुड़ा नयन जुड़ाए, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करे सनवानु आश्रम ही आने। यानी विप्र जो है मुनि, वो भी जब प्रभु श्री राम के छवि को देखा तो उनको दंडवत प्रणाम किया और अपने आश्रम में आने के लिए आग्रह किया। यहाँ जितने भी को पैनलिस्ट हैं उनको वोट चाहिए, किसी को अल्लाह के नाम पर, किसी को प्रभु श्री राम के नाम पर। लेकिन मैं पहले भी आपको कहा कि प्रभु श्री राम विरोध का विषय नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, आस्था है, उन्नति है, तरक्की है, सब कुछ है। उसके बिना भारत का स्वरूप नहीं हो सकता। राम से शुरू राम तक खत्म। हाँ मैं बिल्कुल ठीक है, मैं उतना समय नहीं लूंगा। अब रह गई बात, अभी आपने पूछा, प्रतिभा जी ने भी कहा, देखिए सवाल क्या है, देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में है, उनके खिलाफ इन लोग को लड़ना है। तो सवाल है कि 272 सीट पूरे भारत में, 272 सीट, बिहार में 40 सीट ही है जिसमें इनके 16 सांसद है, और वो भी बेचारे डरे हुए, घबराए हुए, सहमे हुए। एक पे तो आरोप लग रहा है इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि वो लालू जी के करीब चले गए। ऐसे ही आरोप लगाया था आरसीपी सिंह पर। नीतीश जी का मैं रूप बता रहा हूँ, उनको कहा तुम हटो यहाँ से, चलो, हटा दिए उनको। उसी तरह अभी गए ललन सिंह जी के घर पर, ये प्रतिभा जी भी देखा, खूब डांटे उनको अंदर में
क्या क्या नहीं समझाए, पूरे मीडिया जगत को पता। अरे मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी बिहार का हूँ, मैं भी उसी आसपास था खबर के लिए कि नीतीश जी कुछ बोल दे। एक बार सीन देखे होंगे ना, निकले और ऐसे करके दंडवत हो गए मीडिया के सामने, बोले भैया तुमसे तो मेरा कोई पार ही नहीं है। अरे मीडिया सवाल करती है, मैं एक सवाल कर रहा हूं प्रतिवादी से, क्या इनके नेता 40 सीट पर लड़ने का ताकत रखते हैं, छवि है कि नीतीश कुमार के नाम पर 40 सीट बिहार में लड़ा जाए और 40 सीट जीत जाए? और उनके सहयोगी यहाँ जो कांग्रेस पार्टी बैठे हुए हैं, जिनके नेता अखिलेश सिंह ने, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और 8 सीट चाहिए मुझे। धमकी दे रहे, धमका रहे सीट चाहिए। एक तरफ ये सीट फार्मूला की बात करे कि हो जाएगा, आपने तो सवाल किया ना, आप इनसे सवाल किया, इन्होंने बोला 1-2 दिन में तय हो जाएगा। लेकिन एक तरफ बिहार के घटक, एक तरफ महाराष्ट्र के इनके। ठीक, प्रतिभा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर संजीव जी, अश्विनी शाही जी आपके पास। प्रतिभा जी वो कह रहे हैं इतनी हिम्मत है, जब प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना चाह रहे हो, 40 सीटों पर चाह रहे हैं आपके पास, लड़ दो नीतीश के नाम पर। हमारे नेता की जितनी ताकत है और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जितना बिहार राज्य में काम हुआ है कम संसाधन में, कोई एक राज्य का नाम बतला दीजिए जितना नीतीश कुमार जी ने काम किया, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने कम संसाधन में काम किया हो इतनी सूझबूझ के साथ। तो हमारे नेता से ताकतवर नेता किसी राज्य का ये जो आप डर लगता है कहीं आप जेल में बंद कर दे, ये तो डरता रहता हूँ, बोल रहे हैं बिहार का फिर भी डरता हूँ, मुझे डर लगा रहता है कहीं मुझे जेल भी ना भेज दे। मेरे युवा पत्रकार जब आपसे पूछता है कमजोर क्यों बना, सड़कें कमजोर क्यों बना, बच्चे स्कूल में नीचे नंबर से क्यों पढ़ता है, आप लोग टेबल कुर्सी का पैसा खा गए, आपके एक अधिकारी शिक्षा मंत्री को समझता नहीं है, शिक्षा मंत्री डरा कम से कम अपने डर के मारे, एक IAS अफसर के डर से नीतीश कुमार जी रहते हैं, महीनों भर घर में डरे हुए रहते हैं, शिक्षा मंत्री डर से कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं? नीतीश कुमार जी ने बच्चियों को स्वावलंबी बनाने के लिए एक मंत्री बेचारा डर के मारे, एक के पाठक से डर कर वो भगे हुए रहते हैं कि भाई महिलाओं को मुखिया मुझे कब बंद कर देंगे, रूम में बंद कर दिया, क्या कर दिया, चर्चा क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा सा कुछ तो गिरवा में जाती है, बिहार पहला में जाती है, चर्चा क्यों नहीं करते? आप चर्चा करते हैं कि आप क्या लड़ सकते हैं, अरे हम क्यों नहीं लड़ सकते? जनसुराज लेकर घूम रहे हो 14 महीने से, सारे युवा सवाल पूछ रहे हैं, अरे आपके युवा सवाल पूछ रहे हैं, आपने जो 2-2 साल डिग्री लेकर पत्रकार 40 सीटों पर सवाल पूछ रहे आपसे। नीतीश कुमार जी से बड़ा चेहरा किसी का है भी क्या? नीतीश कुमार जी से बड़ा नेता भी कोई है क्या पुलिस थाना? उनके है क्या? नीतीश कुमार जी जितनी सत्ता में है, आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे नीतीश कुमार जी के सामने नहीं करते हैं काबिलियत के मामले में, और आप कहते हैं मैं राजनीतिक अरे भाई आप तो एक मिनट संजीव जी एक मिनट। मार्च में अगर पिछले लोकसभा चुनाव को देखें और समझें तो मार्च 11 के आसपास, अगर मैं सही हूं, तो अधिसूचना जारी हो गई थी चुनाव को लेकर। अब इस लिहाज से आपके पास 2 महीने का ही वक्त बचा है कुल मिलाकर, और राहुल गांधी की जब यात्रा चल रही होगी तब उसी दरमियान शुरू हो जाएगा कि भैया इस तारीख को वोट डालेंगे, इस तारीख को नामांकन होगा, इस तारीख को नामांकन वापस होगा, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी राहुल गांधी निकल जाएंगे यात्रा पर, ठीक। और दूसरी तरफ आपको सीट शेयरिंग करनी है, आपके बड़े नेता यात्रा पर होंगे और दूसरी तरफ आपको अपने गठबंधन के साथियों को साथ लेना है। पहले तो यह क्लियर कर दीजिए कि राहुल गांधी की इस यात्रा में नीतीश कुमार और लालू कदम ताल करेंगे ना, अखिलेश, ममता बनर्जी? देखिए 16 जनवरी से जो राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू होने वाली है, भारत नया यात्रा,
उसमें जितने भी नेता इंडिया अलायंस की पार्टी के हैं या और भी कोई अगर अलायंस पार्टी अगर आना चाहती है और राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा में शामिल होना चाहती है, तो नहीं, यात्रा राहुल गांधी की है या फिर ये इंडिया गठबंधन की है? नहीं, यात्रा राहुल गांधी जी की है। राहुल गांधी जी की है। तो यानी ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जब वो जाएंगे बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, तो अखिलेश यादव ये सब शामिल होंगे ना? देखिए, मैंने वही आपको बोल रहा हूँ कि जो जो पार्टियां इसमें शामिल होना चाहेंगी, कांग्रेस पार्टी उनका दिल खोल करके स्वागत करेगी। नहीं, सवाल ये नहीं है कि आप वो दिल खोलकर स्वागत करेंगे नहीं करेंगे, ये सवाल है। देखिए, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा चुनाव साथ में लड़ने वाला। हाँ। और जो अलायंस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ होगी वो राहुल गांधी जी की इस यात्रा का हिस्सा जरूर बनेगी। तो ये अपने आप में अटकलें पिछली बार अखिलेश यादव ने मना कर दिया था ना। देखिए, अगर किसी पार्टी ने मना, किसी पार्टी के नेताओं ने मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। एक यात्रा मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी की यात्रा और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग, ये इतना आसान दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, आसान नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि जब ये यात्रा शुरू होगी तो जितने भी अलायंस है पार्टी के, जितने भी अलायंस की पार्टीज हैं, जितने भी नेता इसके अंदर शामिल होंगे तो पार्टी को एक मजबूती मिलेगी। और अगर कोई पार्टी के नेता या दूसरी अलायंस के नेता अगर शामिल नहीं भी हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलायंस का हिस्सा नहीं है, उन्होंने अलायंस तोड़ दिया या वो अलायंस से निकल करके चले गए। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि सर वो ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश आओगे तो बस भी हमारी होगी, स्टीयरिंग भी मेरे हाथ में होगा, कंडक्टर भी मेरा होगा और ड्राइवर भी मैं होऊंगा, मेरी मर्जी में बिठाऊं या ना बिठाऊं बस में। इसका मतलब ये होता है सर? देखिए तिलक जी, इसका मतलब ये नहीं होता। आप थोड़ा सा चीजों को अगर समझें तो अगर कोई भी पार्टी लोकसभा चुनाव अगर लड़ती है और वो अलायंस के साथ अगर लड़ती है तो जिस पार्टी का जितना ज्यादा दबदबा जिस जगह पर होता है, हाँ, वो पार्टी मांग करती है कि हमें उतनी सीटें दी जाएं। उसी को लेकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाता है। सर दी नहीं जाए, वो आपको बताएंगे कि हम आपको इतनी सीटें दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2। देखिए, वो बताए या कोऑर्डिनेशन कमेटी ये बना करके फैसला करे, ये दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। हमारी किसी भी अलायंस के साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि हम उनकी बात को काटें या वो हमारी बात को काटें। ठीक सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू जो भी फैसला होगा वो पूरे के पूरे अलायंस को मानने होगा। ठीक सर, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। प्रभु करे आपकी मुराद पूरी हो, सब कुछ आराम से हो जाए। खैर, अश्वनी शाही जी, ये नागपुर गए, यानी आपके आरएसएस के गढ़ में, और वहां पर भीड़ इकट्ठी कर ली। देखी आपने भीड़? देखा भीड़ थी सर कि नहीं? बहुत खाली था पीछे, आपने अभी नहीं देखा? अच्छा, खाली थी सारी कुर्सियां? बहुत खाली थी उसमें। हाँ, इतने बड़े मैदान में सब खाली पीछे दिखाई दे रही थी। हाँ जी। अच्छा, भीड़ नहीं थी आप ये कह रहे हैं? बहुत खाली थी। अब कांग्रेस का अधिवेशन और जो है कुर्सियां खाली रहे तो ये तो शोभा नहीं देता है। तो नागपुर के गढ़ में कोई संदेश देना चाह रहे थे क्या ये? आप कह रहे हो कि भीड़ नहीं थी, वहां कुछ और तस्वीरें कांग्रेसी जारी कर रहे हैं कि देखो खचाखच भरा हुआ है सब कुछ। अच्छी बात है, वो आगे से जारी कर रहे होंगे। हम लोग पीछे सब पूरी कुर्सियां ड्रोन से वही लोग दिखा रहे थे, आप लोग दिखा रहे थे, ड्रोन से पीछे की कुर्सियां खाली थी। बहस का मुद्दा ये नहीं है कि कुर्सियां खाली थी या कुर्सियां भरी थी। मैं समझना चाह रहा था ये आरएसएस के गढ़ में जाकर रैली कर रहे हैं। अब एकदम करें क्यों? देश जो है आरएसएस का थोड़े ही है, देश सबका है, उनका भी है, हमारा भी है, हर दल का है। लोकतांत्रिक तरीके से हर चीजों का स्वागत है। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा क्या वहां? मुद्दा ये है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़वा दिया, कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। दूसरी भाषा उन्होंने भाषण में अपने ये कहा कि राजा की तरह, जिसके ऊपर इशारा था, तो मुझे तो 75-76 का वो दौर भी याद आता है जब संजय गांधी और इंदिरा जी के पैरों के चप्पल लेकर अभी तो कई मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये लोग दौड़ा करते थे। छोड़िए ना सर, वो दुनिया में नहीं है। नहीं, छोड़ना नहीं है। जो उन्होंने दुनिया में नहीं है सर, उनकी विषय पर क्या चर्चा करनी? अभी मैं करना है राजा की तरह उन्होंने कहा है तो चर्चा तो करना ही पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ी, शाही जी का शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, प्लीज कनेक्ट करिए। मैं शाही जी दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं, 1 मिनट।
हाँ प्रतिभा जी, अब ये जो भविष्यवाणी डॉक्टर धनोज कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी खुलकर कह रही है कि हम तो भैया राम मंदिर के मुद्दे पर सियासी पिच पर खेलेंगे, अब कैसे ये पार पा पाओगे आप? समय बताएगा तिलक जी। हाँ। कि हमसे ये पार कैसे पाएंगे। अच्छा, हमें किसी से पार पाने में शंका नहीं है, ये कैसे हमसे पार पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि लाइव में कमेंट आ रहा था, कह रहे पहले अपना घर तो बचा लो। अच्छा, मेरे घर टूटने का इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा घर इतना कमजोर नहीं है तिलक जी। डॉक्टर धनोज, ये तो पुराना एक्सपीरियंस है ना नीतीश जी का कि सीटें कोई भी लाए मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। अब नीतीश जी ने कच्ची गोलियां तो खेली नहीं होंगी। डॉक्टर धनोज का ऑडियो। जी सुनिए, तगड़ी गोली खेल रखा है। आज के बैठक को समान बैठक कह दिया, जबकि पहले से मीडिया में था कि 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में होगा, कार्यकारिणी की बैठक होगी, कार्य परिषद उससे मतलब इसका क्या है मुहर लगाएंगे। और नीतीश जी कह दिए ये तो समान बैठक है, जैसे चाय पानी पर बैठते हैं, जैसे इनके जो महागठबंधन के लोग हैं चाय बिस्कुट लेकर इकट्ठे होते हैं, खाते पीते निकल जाते हैं। हमें स्कूल कॉलेज का दिन याद आता है कि सब दोस्त मिलते थे, बैठते थे, अपनी अपनी डींगे हाँकते थे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और पता चलता था कि माँ बाप के सामने खड़े हैं कि जो डींग हाँका उसका कोई थीसिस है क्या। तो ये बिना थीसिस के नेता है। बिहार का कौन सा विकास हुआ? स्पेशल स्टेटस मांगते हैं। ठीक, ये शाही जी जुड़ गए दोबारा से। शाही जी, विकास किया ने बिहार का। हाँ। और बात करते हैं दूसरे जगह की विकास करेंगे। ठीक, अभी नौकरी भी देने की बात नहीं। डॉक्टर धनोज अभी नहीं, कार्यक्रम खत्म होने वाला। आप शाही जी अपनी बात रखेंगे। अब ऑडियो नीचे सबका। शाही जी शोर नहीं प्लीज। शाही जी, ये जो क्या संकेत देना चाह रही थी कांग्रेस आरएसएस के गढ़ नागपुर से सियासी यात्रा का आगाज करके, आप कह रहे हो कोई भीड़ नहीं थी? 2 प्रमुख संकेत वहां पर उन्होंने दिया। एक तो न्याय यात्रा का संकेत दिया उन्होंने, तो मैं वही कह रहा था कि 56 सालों में न वो देश को सामाजिक न्याय दे पाए, न आर्थिक और जो है न्याय दे पाए, तो वो अब न्याय यात्रा कर रहे हैं। और जिस रास्ते से जा रहे हैं उनकी 14 सीट है उस पूरे रास्ते में। 355 में से 14 सीटें, 15 कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो 14 ही सीटें हैं वहां। दूसरा उन्होंने प्रमुख मुद्दा उठाया जो कि अभी पिछले चुनाव में भी उठाए थे, जातिगत जनगणना कराएंगे। कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराने का सगुफा छोड़ा, डीके शिव कुमार जी ने उसी अपनी सरकार के खिलाफ याचिका फाइल कर दिया है कोर्ट में। उनका वही मुद्दा है, कांग्रेस का यही अस्तित्व है, कांग्रेस की यही सोच है। तो आप करवाएंगे क्या जातिगत जनगणना? नहीं, उन्होंने कहा, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, आप उनका तो सुने ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था, आप कह रहे जातिगत जनगणना। तो हम तो कह रहे हैं रोहिणी कमीशन के आधार पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में। हमारे तो कौन करवाएगा सर? अब देखा जाएगा, जब रोहिणी कमीशन लागू होगा उस हिसाब से होगा। अच्छा, मतलब देखा जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब राहुल गांधी जी, आप न्याय यात्रा का जिक्र कर रहे थे। डिप्टी राहुल गांधी जी के डिप्टी अगर कोर्ट चले जाते हैं उसी के खिलाफ, सिद्धारमैया जी के खिलाफ, जो इस तरीके से शाही जी ये न्याय यात्रा से कुछ माहौल बनेगा लगता है आपको? क्योंकि पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में तो भीड़ ठीक ठाक इकट्ठी हुई थी। जनता देखेगी ना कि 56, देखिए मोहब्बत की दुकान तो बंद हो गई। 56 सालों में ये लोग न्याय दे ही नहीं पाए, सामाजिक न्याय नहीं दे पाए, और उसी की न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। हाँ। तो अब कितना माहौल बनेगा, कितना नहीं बनेगा, नहीं, वो वाली बात ना हो ना कि टी शर्ट इतने की, कंटेनर 5 स्टार, और राहुल जी की दाढ़ी देखो, और फिर वो बच्चियों के हिजाब पहने हुए बच्चियां दिखाई दे रही हैं, फिर उसके साथ फिर कमेंटबाजी। मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। हमने तो वो भी देखा, वो पादरी देखा, उसने कहा कि ईश्वर है ही नहीं है। हमने तो देश के ऐसे लोगों को देखा जो है, जो सिर्फ वामपंथी थे, वहां पर चल रहे थे, जो देश के खिलाफ हमेशा काम करते, हमने तो उनको भी देखा है। अच्छा, इतनी भीड़ है वामपंथियों की? अरे वामपंथी सरकार चला रहे हैं। आप आजकल राजनीतिक गुरु उनके देखे नहीं है, येचुरी साहब हो गए हैं राहुल जी के, और एक जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले तो शायद पार्टी में ही है। अच्छा, तो मतलब सारे जो आपके विपक्ष के वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं? वो वामपंथी ही तो चला रहा है कांग्रेस को इस समय। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस जो है अब अपने अस्ताचल के तरफ है। राहुल गांधी जी अंतिम चश्मो चिराग है उसके, ताबूत में अकेली कील ठोक रहे हैं। मोहब्बत की दुकान का शटर गिर चुका है। अब जो न्याय 56 सालों में नहीं दे पाए हैं, उसी का पता लगाने घूम रहे हैं।
सब जगह मोहब्बत थी इसलिए शटर गिर गया। अब न्याय भी सब जगह है, सबको जनता देखेगी। 3 राज्यों में अभी हराया है, फिर हमारी वो तो पहलवानों से जाकर मिल रहे हैं, आप कह रहे हो कि लोग, अरे अच्छी चीज है, पहलवानों से मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेंगे। हम कह तो रहे कि इस बार फिर हमारी ही अनुकंपा पर लोकसभा में उनका नेता चुना जाएगा। अच्छा, तो पहलवानों से आप भी मिल लेते नहीं शायद ही? तो पहलवानों से क्या, हमको जो है उनके लिए काम करेंगे, उनसे मिलने का क्या मतलब है। पहलवानों से तो हमारे खेल मंत्रालय काम कर ही रहा है उनके खिलाफ, और क्या चाहिए। नहीं, खिलाफ नहीं, साथ काम कर रहे हैं उनके हक में। नहीं, उनके जो खिलाफ थे लोग, जो ऐसे संघ को भंग कर निलंबित करना चाहें, जो भी करना, कानूनी कार्रवाई हो रही है। खिलाड़ियों से मिलना कोई बहुत वो नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी आपका भी, संजीव जी आपका भी, और प्रतिभा जी, डॉक्टर धनोज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन इस लड़ाई में बीजेपी आगे इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि बीजेपी चुनावी मूड में पूरी तरह से आ चुकी है, जबकि विपक्ष अभी तक ना चेहरा तय कर पाया, ना ही नीति और ना ही नीयत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।